गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारे चैप्टर का नाम है एक्सक्रीडी सिस्टम, इसके बारे में बताया था और बता रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वृक्क नलिकाओं की कार्य होती है, वृक्क नलिकाओं के जो फंक्शंस होते हैं, वृक्क नलिकाएं कहाँ पर होती हैं, तो मैंने बताया था आपको कि जो अपने वृक्क होते हैं, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं, जो शरीर का या शरीर में पाए जाने वाले वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ कहलाती हैं। ठीक है। और सारा का सारा जो वृक्क में फिल्ट्रेशन होता है या छानने का काम होता है, वह वृक्क में वृक्क नलिकाओं के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें मैंने वृक्क नलिका की संपूर्ण संरचना बताई थी और उसमें मैंने आपको डायग्राम बताया था, जिसमें प्रत्येक वृक्क नलिका को बोमेन कैप्सूल से प्रारंभ किया था और उसके बाद नेक, उसके बाद समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर उसमें हेनले का लोब, उसके पश्चात दूरस्थ कुंडलित नलिका और उसके पश्चात लास्ट में संग्रह नलिकाएं बताई थी। ठीक है। और बोमेन कैप्सूल के अंदर जो गुहा होती है उसमें केस का गुच्छ पड़ा हुआ बताया था। केस का गुच्छ तथा बोमेन कैप्सूल दोनों को मिला करके या सामूहिक रूप से मालपीजियन बॉडी कहा गया था। ठीक है। आज देखिए हम इसमें यूरिन के फॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, अर्थात उत्सर्जन एवं मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। वृक्क में किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उस यूरिन के साथ साथ जो यूरिया रहता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि हमारे शरीर में जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यह फॉर्मेशन लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में, यकृत में। जो मैंने आपको बताया था कि अपनी उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे राइट साइड में पाया जाता है। लीवर में जब यूरिया बन जाता है तब इस यूरिया को लीवर से रुधिर के द्वारा कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है? वृक्क में पहुंचा दिया जाता है। और फिर वृक्क में पाई जाने वाली जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, वहां पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मूत्र का निर्माण होता है और जब वहां पर यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है तब यूरिया भी उस यूरिन के साथ शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है या उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है। मानव के शरीर में यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 3 चरण में पूरी होती है, जिसमें पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म निस्यंदन अथवा परा निस्यंदन भी कह देते हैं। दूसरा जो चरण होता है उसे बोला जाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अर्थात वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावशोषण या पुनरावशोषण या पुनः अवशोषण। जो वृक्क नलिकाओं के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट से यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस वृक्क नलिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाना या रीएब्जॉर्ब किया जाना ही क्या कहला रहा होता है? वर्णात्मक पुनरावशोषण या वर्णात्मक पुनः अवशोषण या चयनात्मक पुनः अवशोषण।
तीसरा पार्ट होता है जिसको हम कह रहे होते हैं या स्टेप होता है सीक्रेशन या श्रावण। परानिस्यंदन का मतलब ये होता है कि जो केशिका गुच्छ है उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा से जो तरल पदार्थ छनकर के वुमेन कैप्सूल की गुहा में आते हैं, उस क्रिया को हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कह रहे होते हैं। जबकि रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, केशिका गुच्छ का जो छना हुआ भाग है, जिसको हम निस्यंद कह रहे होते हैं या फिल्ट्रेट कह रहे होते हैं, उसमें से जैसे पानी होता है, ग्लूकोज होता है, विटामिन्स होती हैं, इनको रीएब्जॉर्ब या पुनर्अवशोषित कर वापस केशिका गुच्छ के रुधिर में पहुंचा देना क्या कहलाता है? रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन ब्लड के अंदर कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जिनका फिल्ट्रेशन केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस से नहीं हो पाता, जिसमें कुछ पिगमेंट्स आते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, यूरिक एसिड होता है, हिप्यूरिक एसिड होता है। इसीलिए इनको जो हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं, हैनले का लूप होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं, इनकी उपकला कोशिकाएं इनको सीधे ही सक्रिय अभिगमन के द्वारा कहाँ पर डालती रहती हैं? वृक्क नलिकाओं की गुहा में। इस क्रिया को हम सीक्रेशन या श्रवण कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है फिल्ट्रेशन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, या हम कह रहे होते हैं परानिस्यंदन, या हम कह रहे होते हैं सूक्ष्म निस्यंदन। तो जब लीवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उस यूरिया को रुधिर की नलिकाओं की सहायता से किडनी में पहुंचाया जाता है, और किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं उसको हम कह रहे होते हैं वृक्क नलिका। और प्रत्येक वृक्क नलिका की शुरुआत कहाँ से होती है? मालपीजियन बॉडी से। तो हम ये कह सकते हैं कि वृक्क नलिका के वुमेन कैप्सूल में केशिका गुच्छ जो बन जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वुमेन कैप्सूल में जो वृक्क नलिका है, उस वृक्क नलिका के अंदर अभिवाही धमनिकाएं जो रुधिर लेकर के आ रही होती हैं, उसमें यूरिया होता है, और फिर वहाँ से अववाही धमनिकाओं के द्वारा उस रुधिर को हटा दिया जाता है। अर्थात अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हम बता रहे होते हैं वुमेन संपुट वृक्क नलिका में एक सूक्ष्म छलनी की तरह काम करता है, एक छोटे फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है ना? क्या बताओगे? वुमेन संपुट या वुमेन कैप्सूल वृक्क नलिका में एक सूक्ष्म छलनी की तरह कार्य करता है, जिसमें अभिवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर लेकर आती है तथा अपवाही धमनिका उस रुधिर को बाहर निकालती है। ठीक है, इसके पश्चात हम बता रहे होते हैं कि केशिका गुच्छ की जो केशिका भित्ति होती है, उस केशिका भित्ति में 0.1 माइक्रोन एम व्यास के बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्रों की उपस्थिति के कारण जो झिल्ली की पारगम्यता होती है वह सामान्य रुधिर केशिका से कई गुना अधिक बढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं 100 से 1000 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए इन छिद्रों के द्वारा केशिका गुच्छ से रुधिर प्लाज्मा के उत्सर्जी पदार्थ छनकर आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम कह रहे होते हैं कि केशिका गुच्छ में जो अभिवाही धमनिका प्रवेश करती है उसका व्यास या डायामीटर अपवाही धमनिका से अधिक होता है। इसलिए अभिवाही धमनिका में जो रुधिर है वो तेज गति से प्रवेश करता है,
लेकिन अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण वह रुधिर उसी गति से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि इसका गुच्छ में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कह रहे होते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अर्थात केशिकीय गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब। एक हेल्दी पर्सन का, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो केशिका गुच्छ में दाब होता है वो अधिक होता है, लगभग 70 mmHg होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे होते हैं कि केशिका गुच्छ से रुधिर में पाई जाने वाली कणिकाओं का, रुधिर प्रोटीन का तथा रुधिर में घुले हुए कॉलाइडी पदार्थों का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। अब आप कहेंगे रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? रुधिर कणिकाएं मैंने आपको रुधिर वाले चैप्टर में पढ़ा दी हैं। एक WBC होती है, एक RBC होती है और एक थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ये कणिकाएं केशिका गुच्छ से फिल्टर नहीं होती। अगर ये कणिकाएं केशिका गुच्छ से फिल्टर होने लगेंगी तो ब्लड का RBC वाला पार्ट भी हमारे यूरिन के साथ शरीर से बाहर जा सकता है, जो हमारे शरीर के लिए एक डिसऑर्डर होगा, एक बहुत बड़ा विकार होगा, एक बहुत बड़ी बीमारी होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा कुछ लोगों में हो जाता है तो हम उसको हीमेटूरिया रोग या नेफ्राइटिस रोग कह देते हैं या ब्राइट्स रोग कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट जब स्टेप इसी के अंदर हम ले रहे होते हैं तो ये बता रहे होते हैं कि ब्लड में जो घुलित कॉलाइडी पदार्थ होते हैं, ये कॉलाइडी पदार्थ क्या करते हैं, रुधिर कॉलाइडी परासरणीय दाब उत्पन्न कर देते हैं, जो एक विपरीत दाब होता है जो लगभग 30 mmHg के बराबर होता है। इसी के साथ साथ बोमेन कैप्सूल की गुहा में उपस्थित जो फिल्ट्रेट होता है, निस्यंद होता है, वो भी एक दाब को उत्पन्न करता है जो 20 mmHg के बराबर होता है, जिसे हम CHP या कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह देते हैं। तो इसमें जो GHP होता है वो 70 mmHg बता दिया मैंने, और जो BCOP और CHP है ये 30 और 20 mmHg बताया था, लेकिन ये दोनों नेगेटिव होते हैं, GHP के विरोध में बनते हैं। इसलिए जब 70 में से हम -50 हटा देते हैं तो 20 mmHg बचता है, अर्थात ग्लोमेरुलर तरल पर 20 mmHg दाब, जिसे हम शुद्ध प्रभावी निस्यंदी दाब कह रहे होते हैं, वो काम करता है। अर्थात हमारे वृक्क नलिकाओं में 20 mmHg शुद्ध प्रभावी निस्यंदी दाब पर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती रहती है या वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता रहता है। इसी दाब के कारण केशिका गुच्छ से तरल प्लाज्मा के उत्सर्जी पदार्थ प्लस तरल पदार्थ छनकर के बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं। अर्थात केशिका गुच्छ से जो छनित तरल होता है, उसी छनित तरल या फिल्ट्रेट को हम क्या कह रहे होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कहाँ पर आता रहता है, बोमेन कैप्सूल की गुहा में, जो मैंने कल आपको डायग्राम में प्याले के आकार की बताई थी। ठीक है, इसके पश्चात हम इसको अगर बिल्कुल 2 ही लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, केशिका गुच्छ से तरल पदार्थ प्लस उत्सर्जी पदार्थों का बोमेन कैप्सूल की गुहा में छनकर आने की क्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन कह देते हैं। ठीक है, ये कौन सा वाला चरण या स्टेप कंप्लीट हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जब यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल की गुहा से कहाँ पर जाएगा, आगे नलिका में जाएगा, जिसमें नेप हो सकता है, समीपस्थ ग्रीवा नलिका हो सकती है, या हैले का लोप या दूरस्थ कुंडलित नलिका या संग्रह नलिका। ठीक है,
इसीलिए जब यह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे जाएगा तो दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है जिसका नाम होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के पश्चात जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं छन करके? उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यूरिक अम्ल होता है, यूरिया होती है तथा क्रिएटिनिन होता है। इसके साथ साथ कुछ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ में अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के साथ में विटामिन, विटामिन के साथ जल और जल के साथ कुछ अन्य लवण भी होते हैं जिन्हें हम कैल्शियम, सोडियम या फिर फॉस्फेट या पोटेशियम कह देते हैं। ठीक है, ये लाभदायक होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो रुधिर में पाया जाने वाला जल होता है वह निस्यंद में लगभग 95% छन करके आ जाता है। अब आप बताइए, रुधिर का जब 95% जल छन करके निस्यंद में आ जाएगा और ये पूरा पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए हमारे शरीर में वृक्क के अंदर नेचुरल प्रोसेस है कि जो निस्यंद में रुधिर का 95% भाग छन करके आता है उसका केवल 0.8% भाग ही मूत्र या यूरिन में कन्वर्ट होकर के या परिवर्तित होकर के शरीर से बाहर निकलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निस्यंद में पाए जाने वाले लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, लवण जिसमें मैंने अभी बताया था पोटेशियम, सोडियम, इसके साथ साथ उसमें मैंने कैल्शियम बताया था, फॉस्फेट बताया था और जल, इनको पुनः अवशोषित कर केशिका गुच्छ में पहुंचाना ही क्या कहला रहा होता है? पुनरावशोषण। अर्थात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से अधिकांश लाभदायक पदार्थों का रुधिर में पुनः अवशोषण वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट हुआ है उस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज भी है, उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर विटामिन्स भी हैं, उसके अंदर बहुत सारे आयंस भी हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। उनको सभी को एक साथ बाहर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इसलिए उन पदार्थों को छनने के पश्चात वृक्क नलिकाओं की उपकला कोशिकाएं पुनः अवशोषित कर लेती हैं जिसे हम रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या चयनात्मक पुनरावशोषण या वर्णात्मक पुनरावशोषण कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखिए आता है जिसमें हम कह रहे होते हैं कि ये जो पुनरावशोषण की क्रिया होती है ये वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से की जाती है, जिसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण, फिर हैनले के लूप में पुनरावशोषण, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण और उसके बाद में संग्रह नलिका में पुनरावशोषण। और जब संग्रह नलिका तक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पुनर्अवशोषण की क्रिया हो जाती है तब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो शेष भाग बच जाता है तरल के रूप में, उसको हम यूरिन कह देते हैं। और संग्रह नलिका मैंने कल आपको बताया था रीनल पेल्विस में बैलिनाई डक्ट के रूप में खुल जाती हैं। और रीनल पेल्विस किसका भाग होता है? मूत्र वाहिनी का। इसलिए वह यूरिन मूत्र वाहिनी के द्वारा कहाँ पर भेज दी जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से उसे कहाँ भेजा जाता है? मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर एलिमिनेट या निष्कासित या उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके पश्चात आप इसको देख लीजिए, मैंने सारा इसको डिटेल में बताया है। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मैंने लिखा है यकृत कोशिकाओं में यूरिया का निर्माण होता है और जब यह निर्माण हो जाता है तो यह यूरिया रुधिर के द्वारा
कहाँ पर पहुंचता है, वृक्क में। और फिर वृक्क की जो वृक्क नलिकाएं होती हैं इसमें यूरिन का निर्माण होता है और यूरिन के माध्यम से यूरिया का उत्सर्जन कर दिया जाता है। मूत्र निर्माण की क्रिया को हम 3 स्टेप्स में पूरा करते हैं, जिसमें एक स्टेप आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा आता है वर्णात्मक पुनरावशोषण और तीसरा होता है श्रवण। अब देखिए इसमें पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन, जिसकी सिंपल मैंने परिभाषा बताई थी कि केशिका गुच्छ से तरल और उत्सर्जी पदार्थों का छनकर बोमेन कैप्सूल की गुहा में आना क्या कहला रहा होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। लेकिन इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बताया कि जो बोमेन संपुट होता है ये वृक्क नलिका में एक सूक्ष्म छलनी की तरह कार्य करता है। इसमें अभिवाही धमनिका के द्वारा यूरिया युक्त रुधिर को लाया जाता है तथा अपवाही धमनिका द्वारा इस रुधिर को बाहर लाया जाता है या बाहर निकाला जाता है। इसके पश्चात केशिका गुच्छ की जो केशिका भित्ति होती है इसमें 0.1 माइक्रोन व्यास के बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। इस कारण जो झिल्ली की पारगम्यता होती है ये सामान्य केशिका या सामान्य रुधिर केशिका की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक होती है। इसी कारण से फिल्ट्रेशन होता है, वरना नहीं होता। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात जो केशिका गुच्छ है इसमें रुधिर लाने वाली जो अभिवाही धमनिका का व्यास होता है ये अपवाही धमनिका की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए अभिवाही धमनिका में रुधिर तेज गति से प्रवेश करता है, लेकिन उसी समय उतनी ही गति से वह रुधिर बाहर नहीं निकल पाता या बाहर नहीं जा पाता है। इस कारण से यहाँ पर केशिका गुच्छ में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह रहे होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में केशिका गुच्छ में जो दाब है जिसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है ये अधिक होता है। लगभग कितना होता है, 70 mmHg। केशिका गुच्छ में से रुधिर कणिकाएं जैसे मैंने बताया था WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर प्रोटीन एवं रुधिर में घुलित कॉलाइडी पदार्थ नहीं छनते हैं। और ये जो कॉलाइडी पदार्थ होते हैं रुधिर में एक विपरीत दाब जो 30 mmHg का होता है उत्पन्न करते हैं, जिसे BCOP कहा जाता है। B का मतलब होता है ब्लड, C का मतलब होता है कॉलॉइड, O का मतलब होता है ऑस्मोटिक और P का मतलब होता है प्रेशर उत्पन्न कर दिया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ बोमेन संपुट की गुहा में जो फिल्ट्रेट है निस्संदेह छना हुआ पदार्थ है, ये भी एक दाब उत्पन्न करता है जो लगभग 20 mmHg के बराबर होता है, जिसे हम CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये लिखा हुआ देखो CHP या संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब कह देते हैं। अब ये देखिए दोनों दाब 20 mmHg और 30 mmHg विपरीत दाब किसके विपरीत बढ़ रहा है, ये GHP के। तो GHP 70 है, 70 में से अगर हम 30 और 20 प्लस कितना हो गया 50 को माइनस करें तो 20 mmHg बच जाएगा, जिसे हम शुद्ध प्रभावी निस्यंदी दाब कह देंगे, जिस पर लगातार हमारे वृक्क में फिल्ट्रेशन की क्रिया होती रहती है। ठीक है। इस प्रकार ग्लोमेरुलर द्रव पर 20 mmHg दाब, देखो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है 70 mmHg, -30 mmHg, -20 mmHg, इसको प्लस करके माइनस जब यहाँ से किया जाता है तो कितना बच जाता है, मात्र 20 mmHg। और 20 mmHg जो बचता है वही शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब होता है, जिसके कारण तरल प्लाज्मा उत्सर्जी पदार्थ बोमेन संपुट की गुहा में छनकर आते रहते हैं। अतः केशिका गुच्छ से छनित तरल को ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है, जो संपुट की गुहा में आता रहता है तथा यह केशिका गुच्छ के प्लाज्मा उत्सर्जी पदार्थों का बोमेन संपुट की गुहा में छनकर आने की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को हम परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात आता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, वर्णात्मक पुनर्अवशोषण। मैंने बताया था परानिस्यंदन के पश्चात उत्पन्न जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन आदि उत्सर्जित पदार्थों के साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और कुछ बसीय अम्ल, इसके साथ साथ विटामिन व जल तथा अन्य उपयोगी लवण भी होते हैं। लवण में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम होता है। निस्यंद में से रुधिर के जल का लगभग 95% भाग छनकर आ जाता है, किंतु इसका लगभग कितना भाग 0.1% भाग ही मूत्र में परिवर्तित होकर के बाहर निकलता है। इसमें पाए जाने वाले लाभदायक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल और आदि या जल वृक्क नलिकाओं के द्वारा रुधिर में पुनरावशोषण कर लिया जाता है, अर्थात वृक्क नलिकाओं से लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण या रुधिर में पुनः उन्हें पहुंचा देना वर्णात्मक पुनर्अवशोषण कहलाता है। ठीक है, वर्णात्मक पुनर्अवशोषण कहलाता है। इसके पश्चात जो वृक्क नलिकाएं हैं, इनके विभिन्न भागों में पुनरावशोषण की क्रिया निम्न प्रकार से होती है, जैसे समीपस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले के लूप में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में और संघ्रय नलिका में पुनर्अवशोषण किया जाता है। ठीक, जो पुनर्अवशोषण की क्रिया है, पुनर्अवशोषण की जो क्रिया है, ये वृक्क नलिका की किन भागों में किस तरह से होती है ये बताना है। तो सबसे पहले हम बता रहे होते हैं रीएब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट या ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। अर्थात हम सबसे पहले कह रहे होते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो आंतरिक भित्ति होती है, इस पर बहुत सारे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, प्रवर्त लगे होते हैं, प्रोसेस लगे होते हैं, और इन सूक्ष्मांकुर के कारण इस नलिका की जो पुनर्अवशोषण क्षमता होती है, ये लगभग पहले से 20 गुना अधिक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? पहले से 20 गुना अधिक बढ़ जाती है। इस भाग में जो उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, एपिथेलियल जो सेल होती हैं, उनके द्वारा जो निस्यंद है, उस निस्यंद में से अधिकतर जो लाभदायक पदार्थ होते हैं, उनका पुनर्अवशोषण करके केशिका गुच्छ के रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। ये जो लाभदायक पदार्थ हैं, इसमें ग्लूकोज होता है, विटामिन होते हैं, इसके साथ साथ अमीनो अम्ल होते हैं, इसके साथ साथ अकार्बनिक लवण में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आदि का पुनर्अवशोषण होकर के रुधिर में ये सारे के सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस काम के लिए जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती रहती है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं की उपकला कोशिकाओं में बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और उसी माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा किसके रूप में मिलती रहती है? पुनर्अवशोषण के दौरान एटीपी के रूप में। जब नलिका पदार्थों को पुनः अवशोषित करेगी तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में आएगी। कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से आती रहती है। ठीक है, इसके पश्चात जो जल होता है, ये रुधिर में पराशरण के द्वारा पहुंच जाता है। पराशरण का मतलब क्या होता है? जिसमें अणु कम सांद्रता से किधर जाएंगे? अधिक सांद्रता की ओर। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए, आगे हम बता रहे होते हैं कि लगभग जो निस्यंद होता है, उसमें से 60 से 80% पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है।
मैंने जब आपको समीपस्थ कुंडलित नलिका बता रहा था तो उस समय मैंने कहा भी था कि इस नलिका के अंदर लगभग निस्यंद का 2/3 भाग एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, वृक्क के द्वारा पदार्थों का पुनरावशोषण उनके वृक्कीय दहलीय मान के अनुरूप होता है। इसको हम कह रहे होते हैं रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। और इस वैल्यू की परिभाषा होती है कि किसी पदार्थ का रुधिर में अधिकतम सांद्रता के रूप में पाया जाना वृक्कीय दहलीय मान कहलाता है। किसी भी पदार्थ का रुधिर में अधिकतम सांद्रता के रूप में पाया जाना क्या कहला रहा होता है? थ्रेशोल्ड वैल्यू, दहलीय मान। और वो ये दहलीय मान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, दूसरा होता है लो थ्रेशोल्ड वैल्यू और तीसरा होता है ए थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो इसमें पहला जो हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसको उच्च दहलीय मान कह रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वृक्क नलिकाओं में जो निस्यंद होता है उसमें से पूर्ण रूप से पदार्थों को पुनः अवशोषित करना उच्च दहलीय मान कहलाता है, हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू कहलाता है। और इसमें हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं ग्लूकोज का और अमीनो अम्ल का। आपने पढ़ा भी होगा, अगर ग्लूकोज यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है तो बीमारी मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? और उस बीमारी को आप कह रहे हो तो डायबिटीज। इसीलिए क्या होगा कि जो ग्लूकोज वहां पर छनके जा रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उसे वृक्क नलिकाओं में निस्यंद से पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है। अर्थात निस्यंद से ग्लूकोज और एमिनो अम्ल को पूर्ण रूप से अवशोषित किया जाता है। इसी को हम हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है लो थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसका मतलब होता है कि वृक्क नलिकाओं में जो निस्यंद है उस निस्यंद से कम मात्रा में पदार्थों का अवशोषण निम्न दहलीय मान कहलाता है, जैसे जल और खनिज लवण। जब वहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स में पानी की मात्रा तो सबसे ज्यादा होती है ना, लेकिन उस पानी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन उसके पश्चात पानी की थोड़ी बहुत मात्रा यूरिन के साथ जानी चाहिए, नहीं तो यूरिन बाहर निकलेगी नहीं। इसलिए हम यहाँ पर कम अवशोषण में किसको दिखा रहे होते हैं? जल को और खनिज लवणों को दिखा रहे होते हैं। इसके पश्चात आता है अदहलीय मान। अदहलीय मान का मतलब होता है वृक्क नलिकाओं में निस्यंद से पदार्थों का बिल्कुल अवशोषण नहीं होता, अर्थात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कोई भी पदार्थ अवशोषित नहीं किया जाता। इसीलिए इसे अदहलीय मान कहा जाता है। अर्थात जैसे यूरिया है, यूरिया की बिल्कुल मात्रा एब्जॉर्ब नहीं की जाती है, यूरिक अम्ल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, क्रिएटिनिन बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, और इनको यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इसे हम कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में, हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, लो थ्रेशोल्ड वैल्यू और ए थ्रेशोल्ड वैल्यू। हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से अधिक मात्रा में या पूर्ण मात्रा में या संपूर्ण मात्रा में पदार्थों का एब्जॉर्ब करना। लो थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब होता है वृक्क नलिकाओं में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कम मात्रा में पदार्थों का एब्जॉर्ब करना। और ए थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वृक्क नलिकाओं में पदार्थों को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल या क्रिएटिनिन। इसलिए इनको हम अदहलीय मान कह देते हैं। ठीक है, ओके।